तो हम आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के बारे में कोई बताता है या उनको पता चलता है कहीं से, तो वो हमारे पास आते हैं और देन दे आस्क अस कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी किस्म की अवेलेबल है, क्या क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कोई फ़वाइद नुकसानात इसके हैं या नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज। तो नंबर 1 सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ हमारे पास कौन सी अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान में एट प्रेजेंट मेरे नॉलेज के मुताबिक जो सबसे इम्पॉर्टेंटली अवेलेबल हैं 3 टाइप की रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़। नंबर 1 जिसे PRK कहते हैं, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी, एन एक्सेलेंट ऑप्शन। नंबर 2 हमारे पास लेसिक अवेलेबल है, फेमटो लेसिक भी इसे कहते हैं, लेसिक भी कहते हैं, और मेरा ख्याल है उर्फ़ आम में सबसे ज़्यादा कॉमन भी लेसिक के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। और नंबर 3 ये भी नई सर्जरी है और इवॉल्विंग है, आजकल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। स्माइल बहुत कम हैं जो जगह जिन पे स्माइल अवेलेबल है हमारे पास, बट स्माइल इज़ आल्सो अवेलेबल। तो अब इनके अंदर किसको करानी चाहिए या किसको नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ एज लिमिट। आपको एज लिमिट देखनी पड़ती है। एक तो आपकी एज जो है 18, 19, 20 साल से ऊपर हो, उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। रीज़न इज़ कि आँख की जो ग्रोथ है तब तक कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ही रिफ्रैक्टिव सर्जरी करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर उससे पहले करेंगे तो आँख दोबारा ग्रो कर जाएगी और रिजल्टेंटली आपका रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो दोबारा वापस आ जाएगा। नंबर 2 इसमें क्वेश्चन आपका होता है कि कितना इसमें रिफ्रैक्टिव एरर मेरा होगा या क्या मेरा एरर इसमें ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें मैं आपको 2-3 रेंजेस बताऊंगा। अगर तो आपका रिफ्रैक्टिव एरर 0 से लेके और 4 डायोप्टर तक है, -4, 0 से लेके -4 तक, तो दैट इज़ वेरी इजीली करेक्टेबल और सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो जनरली होते भी इसी के अंदर हैं। इस रेंज के अंदर आप तमाम रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स जो है वो कर सकते हैं ऑप्ट। इसमें आप PRK भी करा सकते हैं, इसमें आप लेसिक भी करा सकते हैं, इसमें आप स्माइल भी करा सकते हैं। जो इससे ऊपर वाली रेंजेस आ जाती हैं तो उसके ऊपर जनरली फिर PRK नहीं किया जाता, उसके ऊपर फिर लेसिक और स्माइल ऑपरेशन जो है वो -5, -6 से ऊपर आप जनरली इनके ऊपर लेसिक या स्माइल को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज़ अ मेजर कंसर्न, सिंस सब पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में आई थिंक इट इज़ अ मेजर कंसर्न। तो सबसे जो सस्ता प्रोसीजर है दैट इज़ PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। उसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप अगर आपकी कॉर्निया की क्लियर है या आपका कॉर्निया है तो उसके ऊपर एसेंशियली आप एपिथेलियम प्लस जो स्ट्रोमा है उसको एब्लेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइमर लेज़र और उसको रीशेप कर देते हैं सो दैट आपका जो नंबर है वो आपकी आँख के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाए। इसका डाउन साइड क्या है या इसका डिफरेंस क्या है लेसिक के साथ, वो ये है कि लेसिक के अंदर हम ऊपर वाली एक लेयर जो होती है उसके अंदर एक कट लगाते हैं और कट लगा के उसका एक फ्लैप उठा लेते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियम और ऊपर वाला थोड़ा सा स्ट्रोमा तकरीबन 100 से 110 माइक्रॉन्स का हम उसको उठा लेते हैं और उसके बाद नीचे एब्लेशन करते हैं। तो फ़ायदा नुकसान दोनों का क्या हुआ, लेसिक के अंदर जब आपने वापस फ्लैप प्लेस कर दिया तो आपकी एपिथेलियम ऊपर से बच जाती है। जब आपकी एपिथेलियम बच जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर पेन कम होता है, सर्जिकल डाउन टाइम जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी जो हीलिंग है वो रैपिड है, यानी कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर ही जनरली विजन बहुत अच्छी आपकी वापस हो जाती है और पेन नहीं होता। इसकी निस्बत अगर आप PRK को कंपेयर करें तो PRK के अंदर प्रॉब्लम फिर थोड़ा सा पेन का आ जाता है कि PRK के अंदर थोड़ा सा पेन ज़्यादा है, रिजल्टेंटली जब तक आपकी एपिथेलियम ऊपर वापस नहीं आएगी तब तक आपका सर्जिकल डाउन टाइम है। तो जनरली 2 to 3 वीक्स डाउन टाइम है PRK का। बट एट द सेम टाइम PRK का फ़ायदा क्या है, PRK का फ़ायदा ये है कि कॉर्नियल इंटेग्रिटी जो है दैट इज़ मेंटेन्ड। उसकी वजह से पोस्ट ऑप एक्टेजियाज या कॉर्निया के अंदर दोबारा नंबर आने का चांस भी कम हो जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं स्माइल के बारे में। स्माइल जो है वो बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर अवेलेबल है। बेसिकली कार्ल ज़ाइस की जो मशीन है उसकी टेक्नोलॉजी है स्माइल। तो स्माइल की थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से और उसकी अफोर्डेबिलिटी और बाकी चीज़ों की वो है एसेंशियली लेसिक और स्माइल की जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है दैट इज़ द सेम। अच्छा, अब आप किसी भी किस्म का अगर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर कराते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो तो है आपका ड्राइनेस ऑफ आइज़। ड्राइनेस तो एसेंशियली तमाम रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स के बाद इट इज़ कॉमन और होती ही होती है, तो इसको आपने मैनेज करना है। नंबर 2 ओवर करेक्शन, अंडर करेक्शन।
दैट इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने अच्छे तरीके से रिफ्रैक्टिव वर्कअप कराया हुआ है तो आपकी जो साइड इफ़ेक्ट है प्रोफाइल वो दैट इज़ वेरी इजीली एंड वेरी एप्टली मैनेज्ड, ठीक है। और जनरली अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन नहीं होता। तीसरा जो मोस्ट कॉमन होता है, क्या हमारा नंबर वापस तो नहीं आ जाएगा। तो जनरली अगर आपने अच्छा रिफ्रैक्टिव वर्कअप कराया है तो उसके अंदर पोस्ट ऑप एक्टेजिया को या नंबर के वापस आने को भी केटर फॉर किया जाता है। और अगर कॉर्नियाज वीक हों या उसकी इंटेग्रिटी किसी वजह से कम हो तो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव सर्जरी जनरली रिफ्रैक्टिव सर्जन्स उसमें ऑप्ट नहीं करते इन केसेस के अंदर। और इसके अलावा आपकी जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो हम इसके अंदर डिस्कस करना इसके बाद करेंगे वो है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो जाए खुदा न खास्ता तो दैट इज़ अ वेरी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन और इट कैन लीड टू इवन कॉर्नियल मेल्टिंग और इन द एंड हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा सकता है। एक आई हैव सीन पेशेंट्स कि एक पेशेंट है जो कॉर्नियल सर्जरी के लिए आया है जिसकी ओवरऑल आई बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ उसने नंबर निकलवाना था और नंबर निकलवाते ही प्रोसीड ऑन टूवर्ड्स इन्फेक्शन और फाइनली उनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बट ये बात आपको डराने के लिए नहीं है, ये बात आपको ख़बरदार करने के लिए है कि आपने बेसिकली उसके बाद बिल्कुल काम नहीं करना। आपने अपनी आँख का ख्याल रखना है जब तक एपिथेलियम आपको बिल्कुल हील नहीं हो जाती और जब तक डॉक्टर आपको कम्प्लीटली क्लियर नहीं कर देते सर्जरी के साथ। और फाइनली एक चीज़ जो बहुत आई थिंक ज़रूरी है बतानी कि यंग एज के अंदर आप लेसिक करा लेते हैं या PRK करा लेते हैं 20, 21, इवन 30 इयर्स की एज के अंदर, तो उसके बाद ये होता है कि आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज आपकी नज़दीक की नज़र नॉर्मली जो कम होनी होती है तमाम लोगों की, उसी तरह से आपकी नज़र भी नज़दीक वाली कम हो जाएगी। अब जब नज़दीक की नज़र आपकी कम हो जाएगी तो देन लोग बहुत सारे वो परेशान हो जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो गया है। तो इट शुड बी क्लियर टू यू कि जो आपकी बेसिकली हम नज़र सही कर रहे हैं या नज़र को करेक्ट किया जा रहा है दैट इज़ फॉर डिस्टेंस। जो नज़दीक की विजन का नंबर है वो आपको विद टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं, या उम्र के साथ नज़र के घटने को, तो आपको वो ग्लासेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बट अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ मज़ीद वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।